गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और आज है सब कुछ ब्लू ब्लू। हो जाता कभी कभी आपको हमारा बैकग्राउंड जो है आसमान भी ब्लू है लेकिन उसके ऊपर बादल हैं। बिल्कुल बादल हैं। हाँ, बिल्कुल बादलों में जाएंगे। हमने सोचा कि आज आसमान से हम जरा थोड़ी मैचिंग कर लें। मैचिंग विद द स्काई हो गया जनाब। लेकिन आज जो गुफ्तगू का आगाज करना हमने करना है सबीन से सवाल से। यही हमारी कोशिश है, हम छेड़े थोड़ा सा इनको। सुबह आते पहली बात होती है सुबह नहीं, सुबह से आगे आते हैं। सुबह से आगे आते हैं, ठीक है। सुबह से आगे आते हैं और आते साथ ही कहते हैं सबीन से सवाल करना है। हमने करें आप सवाल। आपका हीरो कौन है? मेरा हीरो कौन है? मुश्किल, आपका कौन है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। आप कौन से वाले हीरो की बात कर रहे हैं? मतलब एक सुपर हीरोज होते हैं कि हम थोड़े देख रहे होते हैं फिल्मी शिल्मी, जो कि एक रियल लाइफ हीरोज होते हैं। ठीक है, तो मैं अपना हीरो खुद हूँ। मैं अपने बेटे का हीरो हूँ। आपके लिए हीरो की डेफिनेशन क्या है? मेरे सवाल के जवाब में फिर सवाल। यही तो बात है। हीरो एक अच्छा इंसान होता है, अच्छे काम करता है। अच्छे काम करता है। विलन कौन होता है? जो अच्छे काम नहीं करता, जो हीरो को अच्छे काम करने से रोकता है। आपकी जिंदगी में विलन कौन है? वो सारी बात यहाँ नहीं हो सकती, थोड़ा ज्यादा पर्सनल गुफ्तगू में हो जाएगी। लेकिन हमारी ही जिंदगी में ये जो हीरो या विलन होते हैं रोल बदलते भी रहते हैं। आज का हीरो कब विलन बन जाए यू नेवर नो। कब विलन हीरो बन जाए यू नेवर नो। ये मैं अपनी जिंदगी की बात भी कर रहा हूँ और ये मैं आम हालात की बात भी कर रहा हूँ। मैं हर डोमेन की बात भी कर रहा हूँ, चाहे सियासत हो चाहे दीगर डोमेन्स हो। कौन कब हीरो है, कौन कब विलन है, कौन कब हीरो से विलन है और कौन कब विलन से हीरो बन गया या बना दिया गया। हम आम जिंदगी में भी हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से इस तरह से हम कहते हैं ना, अच्छा ये शख्स तो ऐसा नहीं लगता था, ये तो मतलब इसके अंदर तो सारी क्वालिटीज़ थी, हमने इसको कभी भी कुछ गलत करते नहीं देखा, लेकिन अचानक से वो इतना गलत कर जाता है कि पिछली उसकी जितना भी अच्छा किया हुआ होता है वो सब उस पर पानी फिर जाता है। और हम कहते हैं कि ये अब इसका असल चेहरा सामने आया है, तो इसका मतलब ये फिर भी वो किसी के लिए हीरो रहा हो, शायद उस वक्त भी, शायद किसी की हेल्प कर दी हो, लेकिन उस टाइम पर उस टाइम फ्रेम में वो हीरो नहीं हो रहा था। हाँ, वो हीरो नहीं होता। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये किसी पर भरोसा ना करें या ये किसी को हीरो कंसीडर मत करें। हाँ। ये लाइफ लेसन से मेरे ख्याल में हमें सीखने चाहिए। किसी पर भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी को भी हीरो मत माने कि कंप्लीटली ये इंसान बिल्कुल ठीक है और आपने इसकी हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना और आपने कहना है कि ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, कुछ में सामने आती हैं और कुछ में छुपी भी होती हैं। तो टाइम के साथ साथ जो है वो जिसकी छुपी भी होती हैं खामियां वो सामने भी आना शुरू हो जाती हैं। तो गलत को गलत कहें, ठीक को ठीक कहें, ये बुनियादी सी बात है। गलत को गलत कहें, जरूरी नहीं है कि जिसको आप फॉलो करते हैं, जो आपका हीरो है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता है, वो गलती नहीं कर सकता। हाँ, ये एक बड़ी इसमें एक पॉजिटिव बात हो सकती है कि आप सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी को, उसके अच्छे कामों को अगर उस पर फोकस करना चाहते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन कतन ये मतलब नहीं है कि आप उसे कहें जी कि तुम सब ठीक करते हो, तुम्हारा हर फैसला दुरुस्त होता है, हर एक्शन ठीक होता है। और ये गैर सियासी गुफ्तगू है। ओके ये गैर सियासी गुफ्तगू है। आप जिंदगी में भी तो ऐसे ही होता है ना। हम कहते हैं कि बस ठीक है, एक शख्स है, हमने उसको फॉलो करना है, ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करते करते आप ये भी भूल जाते हैं कि गलत और सही के बीच में फ़र्क क्या है। वो फ़र्क हम भूल जाते हैं और हम बस उस शख्स को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो शख्स को सपोर्ट करना नहीं होता, बल्कि साथ साथ ये होता है कि आप उसकी जो बुराई है आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको प्रमोट करें, जो कि आपको नहीं करना। और इसमें थोड़ा सा ना हालात का भी ताल्लुक होता है। अगर आप मौसम की बात करें, एक जगह ऐसी जहाँ पर खुश्क साली हो वहाँ बादल जाएँ तो हीरो हैं, लेकिन एक जगह ऐसी जहाँ पहले बहुत बारिश हो गई है, जहाँ बारिश रिक्वायर्ड नहीं है या फसल ऐसे है कि बारिश रिक्वायर्ड नहीं, तो वहाँ वही बादल विलन का किरदार अदा करेंगे। तो आज जरा मैं आपको मौसम का हाल बताती हूँ और आपको कहाँ पे मौसम में बादल विलन है और कहाँ हीरो है। चले जी बताते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में आज बारिश हो रही है, सुबह सुबह बहुत ही मजे की बारिश है जी। कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी बादल चमक रहे हैं, कम से कम 21, ज्यादा ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 28, ज्यादा ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर भी हल्के हल्के बादल है, फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है। पेशावर में बादल गरज रहे हैं, कम से कम 20 और ज्यादा ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में सूरज चमक रहा है, कम से कम 14 और ज्यादा ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये है जनाब आज का मौसम। तो मैंने कहा मैं आपको जरा मौसम का हाल बता दूं आज। चलें जी, अब ये मौसम इसकी बात तो हमने की और देखते हैं कि कुछ जगह पर कहते हैं बारिश होगी फिर नहीं होती, कुछ जगह कहते हैं बारिश नहीं होगी लेकिन हो जाती है। आज तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बारिश होगी, मुझे था बादल ही रहेंगे, लेकिन बारिश 60% चांसेस थे, 60% थे, लेकिन
लेकिन ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि सुबह सुबह ही जब आप उठेंगे तो इतनी अच्छी बारिश हो जाएगी। बारिश हो जाए, बेटी ने कहा कि बाबा बहुत ठंड हो गई है, अब इमेजिन करें मई एंड हो रहा है और कितने ही ये है क्लाइमेट चेंज, ये है क्लाइमेट चेंज। लोग बहुत खुश भी हो रहे थे शोएब इसके ऊपर, लोग ये कहते थे कि गर्मी नहीं आई अभी तक, कितना सुकून है, बारिशें हो रही हैं अभी तक। वक्ती तौर पर खुशी तो बनती है, वक्ती तौर पे बनती है कि चले ठीक है गर्मी बहुत कम टाइम के लिए आएगी और क्यों जब आएगी तो वो तो टिका के आएगी, वो तो चले एक अलग बात है, लेकिन एक कम टाइम के लिए आएगी। लेकिन सिर्फ वही बात कि किसके लिए ये बारिश जहमत है ये किसी को नहीं पता, और इसके लिए ये है कि आप क्लाइमेट, हमें अपने एनवायरनमेंट का खुद ख्याल रखना है, क्योंकि कुछ भी जो है जहाँ पर भी एक्सट्रीमिज्म होती है, मतलब आप कोई भी देखें एक्सट्रीम वेदर से कुछ भी है, ये एक्सट्रीम वेदर ही है, वेदर चेंज है, ये हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, इम्पैक्ट है। और इसमें हम ये जरूर कहेंगे कि वो जो बारिश की बात हम जब कर रहे हैं, मौसम की बात करें, ज़ाहिर है ये बदलता रहता है, किस जगह वक्त कब बदल जाए, यू नेवर नो। मैं फिर कह रहा हूँ सियासी बात नहीं कर रहा, मैं किसका मौसम की बात, किसका मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, किसके लिए मौसम बदल जाए ये भी पता नहीं चलता, किसके लिए मौसम बदलाया जाए वो भी पता नहीं चलता। मेरा ख्याल है बढ़ते हैं आगे जनाब, बरतानिया की बात करते हैं। हमारे पास खबर बरतानिया से, एक डकैत ऐसा है जो फिल्मी अंदाज में पुलिस की हिरासत से बचकर हुआ फरार। राजधानी डकैती में सजा याफ्ता ये कैदी पहले थाने से जेल मुंतकली के दौरान पुलिस की कार से फरार हुआ, ये आपको फुटेज दिखा रहे हैं, और ये जनाब घुसते हैं सबवे स्टेशन में। सादा लिबास में मलबूस एक पुलिस ऑफिसर उसकी तलाश में सबवे स्टेशन में पहुंचते हैं और हर उस शख्स को बुलाते हैं जो उसके बारे में कुछ जानता था, ताकि जो फरार कैदी है उसको दोबारा गिरफ्तार किया जा सके। बड़ी कोशिश करते हैं और उस कोशिश के बाद बहरहाल कामयाब भी हो जाता है, कैदी पुलिस के हाथ आ गया। लेकिन इस फिल्मी अंदाज में पुलिस अफसर को पता है फिर क्या हुआ, एक घुसा रसीद किया गया और वहाँ से जो है वो फरार होने में वो फिर कामयाब हुआ। और ये हम कोई भी किसी भी किस्म की हम नहीं दिखा रहे कि भाई ये कोई अच्छी चीज़ है, या हम किसी भी तरह से उसको एक अच्छा उसको हीरो बनाकर नहीं सामने दिखाना चाह रहे, ऑफ कोर्स नॉट, ये एक बहुत गलत चीज़ है। लेकिन एक वही चीज़ है कि शोएब जो हम कंटेंट बनाते हैं, अब ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, इतनी हिम्मत कहाँ से आई और ये ऐसी तरकीबें कहाँ से आ रही होती हैं कि कंटेंट जो बना रहे होते हैं, हॉलीवुड खुद जो कंटेंट बनाता है कि वो आपको दिखा रहे होते रास्ते, आपका माइंड चेंज कर रहे होते हैं कि हाँ आप ऐसे भी धोखा दे सकते हैं पुलिस को, या आप ऐसे भी डकैती कर सकते हैं। तो कंटेंट सोच समझ के बनाना चाहिए, चाहे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो। बिल्कुल ऐसे। चलें बढ़ते हैं आगे, रशिया की बात करते हैं। रशिया की जानिब से मुबैना तौर पर जासूसी की तरबियत पाने वाली सफ़ेद रंग की एक वेल स्वीडन में देखी गई है बहुत प्यारी वैसे। हाँ वैसे है तो क्यूट है, लेकिन इसे काम चेक करें, अच्छे काम के लिए नहीं। 2019 में पहली मरतबा इसे नॉर्वे में देखा गया। हाँ। और बरकी हालात इस पर नस्ब थे, उसके बाद इसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और स्वीडन की राह इसने ली थी। नॉर्वे पहुंचने पर माहिरीन ने जो इसकी पुश्त है उस पर लगा गया एक आला ये हटाया था जिसमें एक जदीद कैमरा नस्ब था। तब अब यह ख्याल किया जा रहा है कि रशिया इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल करे, और इस वक्त ये जिस पानी में हमें दिखाई दे रही है वो मगरबी और रूसी आबदोज़ों की आमदरफ्त का एक अहम मकाम है, वहाँ से वो कम्यूट करते हैं और ये वहाँ पर पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि जासूसी के लिए बहरहाल इस्तेमाल तो हो रही है, हालांकि इसके साथ तो सिर्फ खेलना चाहिए। जैसे वाकई में हम क्या करने लग गए हैं, स्पीशीज़ के साथ भी हम क्या करने लग गए हैं, अपने अपने मकासद के लिए हम इस्तेमाल करने लग गए हैं। अब ये बेचारी वेल, इसको क्या ही पता कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ कौन से आलात उन्होंने अटैच करके भेजे हुए हैं। एनी हाउ ज़रा भारत की बात करते हैं। अब भारत की जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई स्टोरी, कल हमने एक अच्छी स्टोरी भी शेयर की थी, लेकिन साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि एक्सट्रीमिज़म कम नहीं हुआ। पार्लियामेंट में तिलावत चला देने से ऐसा नहीं है कि आपने मुसलमानों के खिलाफ जो एक मुहिम आपने चलाई हुई है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मारूफ अदाकार हैं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया में मुसलमानों को बुरा समझना अब एक फैशन बन चुका है कि अगर आप इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात कर रहे हैं, आप इस्लाम से नफरत की कोई बात कर रहे हैं, तो वो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उसको समझ जाता है कि एक फैशन है, एक ट्रेंड बन चुका है कि कोई भी उठेगा कोई भी बात करना शुरू कर देगा। वो कहता है कि जो मोदी सरकार है वो एक फैशन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करती है, जो उनको लगता ही है कि वो चाहे इलेक्शन ईयर है, जनरली भी इस्लाम मुखालिफ जो उनका एक एजेंडा होता है वो बिकता है वहाँ पर। जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है वो वहाँ पर जिस तरह से पनप रही है हम सब जानते हैं। और नसीरुद्दीन शाह साहब एक सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी और दीगर हिंदू सियासतदान मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर कोई मुसलमान सियासतदान सिर्फ अल्लाह अकबर का नारा भी बुलंद करे, हम सब जानते हैं क्या होता है, क्या होगा, क्या होता है। देखते भी आए हैं हम, वीडियोस भी देखी हैं, पिक्चर्स भी देखी हैं, वहाँ के मुसलमानों की जुबानी हमने कहानियां भी सुनी हैं और हमें पता है कि क्या होता है। तो मेरे क्या होता है, मुझे एक और भी बात याद है कि वहाँ पे हैरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है। हैरेसमेंट बहुत ज्यादा, रेसलर्स की स्टोरी भी है, हमने शेयर की थी। आप देखें कि कई हफ्तों से वो जो एहतजाज कर रही हैं खवातीन रेसलर्स,
अपने तमगे अब दरियाए गंगा में बहाने और तादमे मर्ग भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह हुसन शरण सिंह के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन रेसलर्स ने कहा है कि ये मेडल्स उनकी जिंदगी और उनकी रूह थे, और पहले इन्होंने कहा हमारे गले में ये बेमानी से है। हाँ, और पहले ही कह रही थी कि ये वज़ीर-ए-आज़म और प्रेसिडेंट को दे देंगी, मतलब वापस कर देंगी, लेकिन अब जब इतने टाइम के बाद उनकी एक नहीं सुनी जा रही, वो इतने टाइम से एहतजाज कर रही है, जब नहीं सुनी जा रही तो उन्होंने कहा हम इसको बहा देंगे, हम इसको रिटर्न भी नहीं करेंगे, हमारे किसी काम के नहीं रहेगी। चलें जी, ये थी एक और स्टोरी इंडिया से जो कि हमने आप सबसे शेयर की। और अब एक और स्टोरी जो कल से जो है वो कतर एयरलाइंस की बात है जी। कतर से परवाज़ जो है वो उड़ी और उसके बाद जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करनी पड़ी क्योंकि एक बच्चे की पैदाइश हुई है फ्लाइट के दौरान। दोहा से मनीला ये परवाज़ जा रही थी, लेकिन एक मुसाफिर हामला खातून अचानक उनको तकलीफ़ शुरू हुई, जिसकी वजह से तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की और तैयारे के उतरते ही फ़िलिपींस से इनका ताल्लुक़ है। खातून इनको जहाज़ पर ही ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। लैंडिंग के बाद डॉक्टर्स एम्बुलेंस फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे, ताम उस वक्त तक बच्चे की पैदाइश हो चुकी थी। खातून और वो जो न्यू बॉर्न बेबी है इसको मज़ीद निगहदाश्त के लिए अस्पताल मुंतकिल भी किया गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी है सबीन, जनरली भी जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो स्टाफ जो है वो पूछता है आर यू एक्सपेक्टिंग, बिल्कुल पूछते हैं, वो साइन करवाते हैं। और अगर आप उस मंथ में है जिसमें डिलीवरी आप एक्सपेक्ट है वो नहीं सफ़र करने देते, तो ये बहरहाल सवाल ज़रूर उठता है कि फिर एयरलाइन में ऐसा सफ़र क्यों होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रा ये बड़ा ख़तरनाक भी हो जाता है, जानी नुकसान भी हो सकता है क्योंकि तिब्बी इमदाद शायद वहाँ पर ना उस वक्त मौजूद हो, उस तरह का ज़रा वो एक माहौल नहीं प्रोवाइड किया जा सकता उस खातून को। तो ये बहुत अहम है कि इसको इतना सीरियस लिया जाए कि खुदा ना खास्ता जो लोग ट्रैवल करें, जो खवातीन ट्रैवल करी हैं, वो खुद अपनी और अपने बच्चे की जान की हिफाजत जरूर करें। आप ट्रैवल जरूर करें, कोई इमरजेंसी अब डेफिनेटली आई एम श्योर इनकी भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए जो नई जान आ रही है इस दुनिया में, दो जान है, तो वो बहुत बहुत अहम है कि आप उसका ख्याल रखें। चलें, सोशल मीडिया ने 55 साल बाद पाकिस्तानी शहरी को अपने रिश्तेदारों से मिलवाया, इसकी बात करते हैं। दीर बाला के रिहायशी जनाब मुमताज़ खान घर वालों से जुदा हुए थे, ईरान चले गए थे और फिर उसके बाद आपस में इन्होंने ढूंढा, कांटेक्ट हुआ, सोशल मीडिया ये रास्ता बना कि फिर ये कांटेक्ट हो पाया। देखें मुलाकात इनकी, ज़बरदस्त, क्या बात है और क्या मनाजिर हैं इस वक्त जो हम देख रहे हैं। खुशी और जाहिर है इतने टाइम के बाद जब मिल रहे हैं तो जाहिर है उनकी खुशी भी होगी। बिल्कुल, हार पे नए जा रहे हैं, हार कर दिया, हार कर दिया क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी थी ना एक दूसरे को ढूंढने के लिए, नहीं मानी थी। सही बात है कि देखिए सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल भी किस तरह होता है। बिल्कुल, और ऐसे कई ऐसे खबरें हमने पहले भी देखी हैं। वो जब पाकिस्तान इंडिया की हम बात करें, वो करतारपुर आज़ादी पे हमने ऐसे मनाजिर देखे हों तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। वो तो खैर कई साल बाद, कई दहाइयों बाद मुलाकातें अभी हमने होते देखी हैं। 55 साल, ये भी तो यस मैं भी कह रहा हूँ, देखिए दहाइयाँ मतलब एक पूरी समझ लें कि एज गुजर जाती है आपकी। चलो इससे पहले कि ब्रेक पर जाएं, एक छोटा सा पैगाम भी देना चाहते हैं, चूँकि आज है नो टोबैको डे। मुल्क दुनिया भर में ये मनाया जाता है इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन। इसकी मुनासिबत से हम ये बात करना चाहते हैं कि जब हम देखते हैं कि तंबाकू नोशी में इजाफा हो रहा है तो उसमें ये बहुत अहम है कि हम नए यूज़र्स इसमें ना पैदा करें। नए यूज़र से मुराद है जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे बच्चे कम उम्री से जिस तरह से वो देखते हैं किसी को सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए, वो खुद भी स्टाइल के तौर पे कह लें या किसी को देखते हुए वो कर लें, वो करना स्टाइल ही होता है। शुरू ये इसी तरह से होता है, शुरू ये एक कंपनी से होता है कि चलें कोई बात नहीं, ट्राई कर लिया और ट्राई करने के चक्कर में एक आदत लग जाती है और उसके बाद वो आदत ट्राई करवाने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपकी वो आदत छुड़ाने के लिए आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, क्योंकि आप जिन लोगों के बीच उठ बैठ रहे हैं वो खुद भी इसमें मुब्तला है, इसी आदत में मुब्तला है, उन्हें तो खुद हेल्प की जरूरत होती है। तो अपना ख्याल जरूर करें। और अच्छा, वो जो एक पैकिंग होती है, उसकी पैकेजिंग अगर हम देखें सिगरेट की, तो उसके ऊपर प्रॉपर लिखा होता है और जिस तरह के इमेजेस उसको देख कर ही दिल आपका लर्जा जाता है कि ये किस किस्म, और हम अपने साथ खुद कर रहे होते हैं, खुद पी रहे होते हैं। सोशल स्टिग्मा अपनी जगह पे कि ये सिगरेट पीता है, हम उस पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर रहे, हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे एक टीनेजर है, फेफड़े सबके एक जैसे ही होते हैं जाहिर है, लेकिन उनके नहीं होते जिनकी जो सिगरेट पीते हैं। अब एक आप इस चीज़ से अंदाजा लगा रहे हैं कि हेल्दी लंग्स किनके होते हैं और अनहेल्दी किनके होते हैं। पर अब इसकी भी देखिए सवीन कि कोई अगर सिगरेट पी भी रहा है, लेकिन जो उसके आसपास लोग हैं जो कि सिगरेट नहीं पीते, वो पैसिव स्मोकिंग से जितने डिस्टर्ब होते हैं, मुतासर उनके लंग्स होते हैं, ये इस पर बात करना बहुत आम है। तो हो ये सकता है, जो एक राय हम देना चाहते हैं, जो सजेशंस देना चाहते हैं हुकाम को, इदारों को, अगर हम सिर्फ ये कर लें कि वो पार्क्स जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे कोई सिगरेट ना पिए, स्कूल्स के बाहर जब ड्राइवर्स पहुँचते हैं या वालिदैन पहुँचते हैं बच्चों को पिक करने के लिए, वहाँ पे कोई सिगरेट का इस्तेमाल ना करता कि बच्चे ना देखें, उस माहौल को साफ रखें। नो स्मोकिंग एरियाज, नो स्मोकिंग जोन्स बनाए जाने चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, इसके ऑपोजिट
स्मोकिंग एरिया बनाया जाता है जी, ये एरिया डेजिग्नेटेड है फॉर स्मोकिंग, प्लीज डोंट डू दैट। एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आ गया, मैं अपने बेटे के साथ गया एक रेस्टोरेंट में, मुझे खाना पिक करना था, मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वहाँ गया, वहाँ एक साहब काउंटर के पास खड़े सिगरेट पी रहे थे, मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ नो स्मोकिंग, मेरा बेटा मेरे साथ उस वक्त वो 3 साल का था, मैंने कहा जी आप यहाँ सिगरेट ना पिए, आप बाहर जाएं, छोटा बच्चा यहाँ खड़ा है। उसने एटीट्यूड दिखाया, उसने गुस्सा दिखाया। मैंने कहा यार एक तो ये कि सामने लिखा हुआ है कि ये नो स्मोकिंग जोन है, लिखा ना भी हो, मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चा साथ है मेरे, आप ना पिए। बच्चे के लंग्स वैसे भी उसके ऑर्गन्स उस तरह डेवलप ही नहीं हुए होते, अभी मुतासिर ज्यादा हो जाते हैं। तो ये रवैया है हमारा कि प्लीज अगर आपके आसपास कोई बच्चा, मैं बच्चों पे फोकस इसलिए करता हूँ, अगर हमने बच्चों को बचा लिया ना, क्योंकि जो पी रहा है सिगरेट, जो एक चेन स्मोकर है, उसको बचाना, उससे वापस लेकर आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर बच्चा नहीं इस तरफ जाएगा, वो स्मोकिंग की तरफ नहीं राग़िब होगा, वो नहीं पिएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये यूजर्स हम कम कर पाएंगे। तो प्लीज बच्चों पे फोकस करें कि आप उनके लिए ऐसा माहौल पैदा ना करें कि वो स्मोकिंग की तरफ जाएं। तो आज से आदत अपनी डेवलप करना शुरू कर दें। आई नो कि अगर आपके लिए ये मुश्किल ज़रूर होगा कि आदत को ख़त्म करना मुश्किल होता है, लेकिन शुरू तो करें ना। एक दिन में अगर आप 5 सिगरेट पीते हैं, 10 सिगरेट पीते हैं, तो एक कम करना शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएंगे। या सिर्फ और सिर्फ किसी हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी वार्ड में जाके विजिट कर लें और देख लें कि वहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो उनकी बेसिक रीज़न ये स्मोकिंग होती है। हाल आप देखें। एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। सियासी माहौल का जिक्र करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने साफ साफ कह दिया है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़े पर फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि इन वाक़यात के मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं। और ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ ऐसे बयान दिए थे, उन्होंने कहा था कि उनके ख्याल में भी ऐसा ही है कि इसमें मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और इनको जो है इस पर कानूनी कार्रवाई उस लिहाज से होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर जाए तो खान साहब की जो कानूनी मुश्किलात है वो भी बढ़ गई हैं। गिसात पे अपने मौक़िफ़ से वो पीछे नहीं हटे हुए भी, वो भी कह रहे हैं कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे और वो कहते हैं आज़ादी के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार है। लेकिन साथ साथ शोएब एक और इंकशाफ भी वो कर रहे हैं और वो बार बार खैर इस बात के बारे में वो कह रहे हैं कि उनकी जान को भी खतरात लाहक हैं। अभी वो कह रहे हैं कि प्लान हो रहा है कि उनको मारा जाएगा। और जब हम फौजी अदालत की बात करते हैं तो खान साहब के खिलाफ फौजी अदालत में केसेस चलने के जो इम्कानात हैं और उनकी जमात के खिलाफ जिस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है उसकी हम बात करें तो सियासी कशीदगी कम नहीं हो रही, अदम इस्तेकाम बढ़ता चला जा रहा है और इसमें इम्कानात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आए, कोई कोशिश करता दिखाई दे। और जो रियल इशू है जो कि पाकिस्तान की मईशत है वो मुश्किल से 2-4 है, मसाइल में इजाफा हुआ है। इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग के रहनुमा शायद खान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम जी। सर एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपने एक जवाब देना है जो इस वक्त हालात। प्राइम मिनिस्टर कोई ओहदा नहीं है। ओहदा नहीं है जी। वो क्या है? वो एक ओहदा था, वो खत्म हो गया। आप मुझसे पाकिस्तानी शहरी के हवाले से पूछ लें, एमएलए के हवाले से पूछ लें। नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कोई ओहदा नहीं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर फौजी अदालत में मुकदमा चलना, आप इस मामले को एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैसे देखते हैं? अदालत जुरिस्डिक्शन पे होती है, ठीक है। अगर मैं वो कानून तोड़ूंगा जहाँ पे किसी फौजी अदालत की जुरिस्डिक्शन है फिर चल सकता है। चल सकता है। मुझ पे 3 साल नैब का केस कराची में चलता रहा जिसका ना सिर था ना पैर था। इमरान खान साहब ने दावा किया था मैं ये केस बनाता हूँ। कल अदालत ने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मामले में। तो 3 साल के बाद 21 पेशियों के बाद जिसमें कोई गवाह नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, तो कल वो वापस नैब को भेज दिया गया है केस। इस तरह जुरिस्डिक्शन जिस अदालत की होगी वो कार्रवाई कर सकती है। उस केस में वैसे आपके पीछे खान साहब थे या कोई और था? किस केस के? नैब के केस की जो बात आप कर रहे हैं। एक आदमी खुद कह रहा है मैंने किया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? अब आप कहते हैं नहीं बाजवा साहब करवा रहे थे, तो वो आपस में मैंने कहा बयान मिला लें आपस में। मतलब सफर तो हमने किया था, 3 साल केस भुगतते रहे। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस सर कि हम पनामा के वक्त की अगर बात करें और उस वक्त कि अगर हम मीडिया का जिक्र करें, सुबह से लेकर रात तक एक ही खबर हम चलते देखते हैं और फिर जिस तरह से अदालत का माहौल हमने देखा, वो जिस तरह से नाअहल हुए, सर हमने तो बहुत कुछ खोया, वो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग है। जी, तो उससे सबक हासिल कर लें ना। कर लें। आपने जो कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ किया, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ, इन्हीं अदालतों ने किया जो आज मौजूद हैं, यही जज हैं। आज कुछ यार बाज़रती माफ़ी मांग लें कि हम ये गलत काम करते रहे। कौन कौन माफ़ी मांग ले? जिसने भी किया है, जिसने भी किया है, क्योंकि उसका नुकसान तो मुल्क ने बर्दाश्त किया। तो सर अभी भी तो नुकसान मुल्क का हो रहा है ना, मतलब ये तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसा ये फिर बदला नहीं कहेंगे कि क्योंकि अब जब भी बात होती है ये बात होती है कि उन्होंने 2018 में ऐसे किया था, तो अब जब हो रहा है पाकिस्तान नहीं, मैं बिल्कुल 2018 की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आपने जो कुछ किया है आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने नहीं किया,
ठीक है, मैंने जो कुछ किया है, आपने केस बना लिए हैं, मैंने भुगत लिए, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपना केस अवाम के सामने रखता हूँ। आपको अदालत बुलाती है, आप जाते नहीं हैं, तफ्तीश होती है, आप जाते नहीं हैं, क्या आप कानून से बाला हैं? अब तो फिर अब तो ये आप कहते हैं ये हमलावर हो जाएं, आपकी जमात के लोग हमलावर हो जाते हैं, आपके वर्कर, आपके पार्टी के लीडर वहाँ मौजूद हैं। अब कुछ तो जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी ना। अब आप कह रहे मैं उससे मुस्तस्ना हूँ जी, मेरा तो ताल्लुक नहीं है, मुझे पता नहीं है। जिम्मेदारी कबूल कर लें, माफ़ी मांग लें तो मामला हल हो जाएगा। नहीं, माफ़ी किस बात की मांगनी है? अवाम से माफ़ी मांगे ना। देखिए, इस मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने नहीं खुद देखा, बिल्कुल, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। लाहौर में जो फौज का सबसे बड़ा अफसर था, उसका घर जला दिया गया। अब कोई तो जिम्मेदार है ना। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बजाय ये जो हम बातें टीवी पर करते हैं, इसको अंदर हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, अदालत चल जाएगी, जो भी एविडेंस है प्रोसिक्यूट करें, प्रोसिक्यूट मत करें, प्रोसिक्यूट करें। जो भी जुरिस्डिक्शन है जिस अदालत की भी है, चाहे फौजी अदालत है, नैब है, सिविल कोर्ट है, सेशंस जज है, जो भी है, ठीक है, प्रोसिक्यूट करें। किसी ने कानून तोड़ा है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सदर है, जो भी है, सब कानून में के तहत बराबर है। सर, अभी काफी तज्जिया भी कुछ दे रहे हैं, जाहिर है टीवी पे अब हर वक्त यही डिस्कशन है, मईशत और इन चीजों पे तो बात नहीं होती है। खैर नहीं, वो तो मामूली, वो तो जरूरत नहीं है ना। मईशत की क्या हैसियत है? क्या हैसियत है? हमने तो ये बातें करनी है, किसने क्या कह दिया, किसने वो कह दिया। सही बात है, क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा, सियासतदान भी, हुक्मरान भी हम देख रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, यकीन करें। लेकिन सर, तज्जिया अभी ये आ रहा है कि फौजी एक्ट के थ्रू इमरान खान साहब पे कार्रवाई चलाई जाएगी, वहां से उनको नाअहल किया जाएगा, इलेक्शन अनाउंस होंगे, इलेक्शन होंगे, और जाहिर है वो नाअहल है तो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद जो है उनको रिहा कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने 2018 में भी देखा, एक फौजी एक्ट वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी एक नई हो रही है, अदरवाइज प्रोसेस तो वही नहीं रिपीट हो रहा। ये तज्जिया नहीं है, ये पेशन गोइयां हैं और ये बेईमानी है। मैं इनकी कोई, जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा। अगर जो फौजी अदालत जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर केस चलेगा, जो भी वाकया हुआ है। मैंने यही कहा ना, प्रोसिक्यूट करें, कानून के मुताबिक ही प्रोसिक्यूशन होगी। हालांकि यहाँ नहीं हुई माजी में, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन आप कहते हैं अब आपने जिस तरह मियां नवाज शरीफ को प्रोसिक्यूट किया, क्या वो कानून के मुताबिक था? ये सोच लें और उन बातों से सबक हासिल करें कि हम वो चीज़ें दोहराएं ना। ये, और ये सब सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है। जब सवाल हो तो कहते हैं जी माजी में चूंकि ये हुआ था। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं उसको उससे इक्वेट नहीं कर रहा, करना भी नहीं चाहिए। अगर वो गलत था तो आप भी गलत बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आपने गलतियां की हैं, सबक हासिल करें और आज प्रोसिक्यूट करें सही तरीके। बिल्कुल ठीक है। अब सर आते हैं, जो नजर सानी का एक हक दिया गया है, जो कानून पास हुआ, नया कानून बना, असम्बली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, सदर साहब ने भी कोई उसमें रुकावट नहीं डाली, उन्होंने भी साइन किए, फिर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बता भी दिया। इस मामले में लगता नहीं ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सर, कि आपकी हुकूमत, ज़रा आप भले उसका हिस्सा नहीं भी हैं, लेकिन जमात है, ऐसा कानून बना रही है जिसका बराह रास्त फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को होगा। कानून ही ऐसा बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो, जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा हो, वो जो नाअहलियत आया तो ख़त्म हो जाए। ये सही हुआ सर? आपका आइन क्या कहता है? सर आप बताएं, आप हमसे बेहतर समझते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक क्या है? ठीक है कि आप एक मामले को मुझे प्रोसिक्यूट करें और आप रिव्यू या अपील का हक भी ना दें। ठीक है, ये तो बुनियादी हक है, ये कानून में नहीं थे, आपने गलत इस्तेमाल किया उन मामलात को, तो इसलिए दुरुस्त किया गया साहब को। बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, ये बुनियादी हक है। ठीक है, ये आपको आइन देता है मुल्क का, आपके कानून में गुंजाइश नहीं थी और जानबूझ के गुंजाइश तो कई सालों से नहीं थी। जी नहीं थी तो कर देनी चाहिए थी, यानी पहले नहीं हुई, नियत ये थी कि मत दें, हक मत दें। अच्छा, सो मोटो नोटिस आप लेते थे, आप नाअहल कर देते थे, ताहियात नाअहल कर दिया। कौन से कानून के तहत? यानी सिर्फ एक जात को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा, बेसिकली एक सिस्टम दुरुस्त किया गया। जी, जो जात भी इस सो मोटो नोटिस के तहत प्रोसिक्यूट हुई, मैं उसको प्रोसिक्यूशन नहीं कहता, ठीक है, प्रोसिक्यूट हुई आप कह रहे हैं, उसको आपने अपील का हक दिया है, चाहे वो मेरी जात है, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की जात है, जिसकी भी जात है। निजाम ठीक हो गया, निजाम दुरुस्त है। आप निजाम पे कहते हैं ना, निजाम की गलती है, निजाम करप्शन करता है, निजाम ठीक हो गया। ये निजाम की बुनियादी जरूरत है। और मैं कहीं तो जा सकूं ना, आप खुद ही कंप्लेनेंट बनते हैं, आप खुद ही ट्रायल करते हैं, आप खुद ही सजाएं देते हैं। सजाएं वो देते हैं, मुझे बताएं
ताहियात नाअहली की गुंजाइश कौन से आइन कौन से कानून के तहत? ठीक है, अभी आप मुझे इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट ये बता दे, मैं उनकी बात मानने को तैयार। अब निजाम से शिकायत कम हो गई है, निजाम बेहतर हो रहा है। निजाम से शिकायत हमेशा रहेगी जी, क्योंकि निजाम अगर गलत इस्तेमाल होगा तो शिकायत रहेगी। अब इस निजाम में जो नए लोग, नए तो नहीं कहते, पुराने थे, थोड़े साइड पे थे, वापस आ रहे हैं, जो लगता है वापस आ रहे हैं, जिस तरह की मुलाकात जहांगीर तरीन साहब। आप देखें, मैं यही कहूंगा कि जब भी आप गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर काम करेंगे, एक न एक दिन उसकी दुरुस्तगी होगी। और कुछ बातें ऐसी दुरुस्तगी नहीं हो सकती, तो शफकात अली भुट्टो को फांसी लग गई, नहीं हो सकती, कम अज कम ये जो महज़ब मुल्क होते हैं वो इन चीजों को सोचते हैं, बिल्कुल इन पर कम से कम फैसला जरूर दे देते हैं कि भाई ये बात गलत हुई थी। ये बहुत जरूरी है, जिसपे आप कहते हैं कि ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए, और ये बहुत ये हम नहीं करते। हम ये कहते नहीं तो उसको हक ही नहीं देना चाहिए जी। सर अभी हमने उसको नाअहल कर दिया, ताहियात नाअहल हो जाए। सर अभी जब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की बात करें, तब निजाम की जरूरत है अभी, वो आपको क्या लगता है उसकी जरूरत? पार्टी बनाना आपका हक है, आप भी पार्टी बना लें, लेकिन जरूरत है ये पूछना चाह रहे हैं। हक तो जाहिर है आपका फैसला और अवाम का फैसला है। अच्छा सर, आपको कोई ऑफर आई है वहाँ से? नहीं, मुझे नहीं आई, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं आई तो अब इंतजार ही कर रहा हूँ। अगर आएगी तो क्या करेंगे? मैं एक जमात के साथ हूँ जी, मेरा क्या, मैंने यही कहा ना, जमात बनाना हर एक का हक, आप भी बना सकते, मैं भी बना सकता हूँ। जहांगीर तरीन साहब बना रहे हैं, उनको मुबारक। सर अगर ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? ऑफर करें तो सही ना, करें तो सही, ठीक है, सोचा जा सकता है, ऑफर करें तो सोचा जा सकता है। लेकिन पार्टी के साथ हैं सर, क्योंकि अभी एक तासुर कायम हो गया कि पार्टी के साथ नहीं है। कौन सी पार्टी के साथ? पीएमएलएन के साथ। मैं पीएमएलएन सबसे पुराना मेंबर हूँ। बिल्कुल, अभी तक है जी। और रीइमेजिन पाकिस्तान भले है, लेकिन पार्टी पीएमएलएन नहीं है जी। पाकिस्तानी तो मैं हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी पहले हूँ, मुल्क का शहरी पहले हूँ, पार्टी का मेंबर हूँ। ठीक है। पंजाब में जिस तरह पीएमएलएन के फुटप्रिंट्स हैं, और ज़रा हमें यही नज़र आए हैं पीएमएलएन के, और अभी चूँकि एक मखलूत हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो फुटप्रिंट्स तो नहीं है पंजाब में। ऐसे में अगर जहांगीर तरीन साहब आते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं, इलेक्टेबल्स के साथ आगे आते हैं, नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा? ये नुकसान फायदे की बात सियासत में नहीं होती। अच्छा, आपने अपनी सियासत करनी है, पीएमएलएन ने अपनी सियासत करनी है, जहांगीर तरीन साहब जमात बना रहे हैं, अपनी सियासत करेंगे, पीएमएलएन को गुंजाइश पैदा करेंगे। पीएमएलएन का अपना एक वोटर बेस है, उसको उस पर चलेगी, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है कि अगर ये होता है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जब वोट बैंक की बात करते हैं, या वोट बैंक कम होगा या पीटीआई का वोट बैंक वहां जाएगा? ये बड़ा मुश्किल है। हर हल्के के अपने मुहर्रकात होते हैं, हर इलाके के अपने होते हैं, हर जमात की अपनी एक, ठीक है, वो देख कौन सा वोटर उधर जाता है, लार्जर पिक्चर में देखा नहीं जा सकता है। और ये सब बातें इलेक्शन के करीब जाके फैसले होते हैं, इससे पहले नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि अगर ये होता है, ज़रा डे टू डे चीज़ें डिफाइन करेंगे, लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनती है, ज़रा फिर पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी, ये कोई ऐसा मंजरनामा हो सकता है कि जिससे शायद पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो जाए, बिलावल भुट्टो साहब को फ़ायदा हो जाए? पता नहीं, मैं नहीं लगता, राय ले रहा हूँ आपसे। नहीं, देखें, अगर एक जमात गेन करेगी तो दूसरों की कीमत भरी करेगी, जो सीटें वो लेंगे, बिल्कुल, चाहे वो पीएमएलएन की सीटें होंगी या पीटीआई की होंगी, पीपल्स पार्टी की होंगी, तो वो मजीद जो वोटर बेस है फ्रेगमेंट हो जाएगा, और कोalition गवर्नमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी को मेजॉरिटी कम, अगर वो पार्टी भी कुछ हासिल करती है, 10 सीटें भी हासिल करती है, 10 सीटें आज बड़ा नंबर है। खान साहब का मंजर से अगर आउट होते हैं, तो जिस तरह पीटीआई इस वक्त हमें टूट फूट का शिकार नजर आ रही है, उनको साथ छोड़ गए हैं, टिकट लब लेने वाला कोई नजर नहीं आता, ऐसे में भी मखलूत हुकूमत नजर आती है आपको? सर जी, मखलूत हुकूमतें मुझे नजर आती हैं मुस्तकबिल अच्छा। में। पीटीआई का क्या होता है ये वक्त बताएगा, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा। आपको क्या लगता है सर, आपका एक एक्सपीरियंस है जाहिर है, तो आपको क्या लग रहा है सारी सूरत हाल में क्या फ्यूचर है पीटीआई? देखिए, ये वोटर ही फैसला करेगा कि पीटीआई की हकीकत क्या है। हमने तो हमेशा कहा था कि पीटीआई की माइनस इमरान खान होना चाहिए, माइनस कोई भी नहीं होना चाहिए, माइनस का फॉर्मूले मुल्क में नहीं चले। हमने फिजिकली भी माइनस किया है लोगों को, और वो नुकसान हुआ है। पॉलिटिशियन जो होता है उसको पॉलिटिकल, उसको पोलिंग स्टेशन पर ही शिकस्त होती है। तो सर ऐसे में और कोई शिकस्त नहीं होती। ऐसे में इलेक्शंस होते देख रहे हैं आप अभी? इलेक्शन के बगैर आपका गुजारा नहीं, इलेक्शन आपको कराने। ये जो तासुर है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, मुझे ये बता दें। पार्टी चाहती है जी, पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं? पार्टियां चाहें या ना चाहें, पार्टियां नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी कौन सी पार्टी? पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास इलेक्शन लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। अक्टूबर में इलेक्शन, किसी को शक शुबा है कि इलेक्शन नहीं होंगे तो किस कानून के तहत? ये शक शुबा है नहीं, ये शक शुबा आप लोग पैदा करते हैं सारा दिन।
कि सुबह 10 बजे शुरू हुए, रात के 12 बजे तक लगे रहेंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हर आदमी भी, मुझे भी शुरू हो जाता है सवाल करते हैं, हो नहीं रहा, हम क्या करें, इसी में मुझे भी शुरू हो जाता है कि आप दोनों को कुछ बातें पता जो मुझे नहीं पता, मैं जाके सोचूंगा। रात को वो आ जाएंगे, कामरान खान साहब आ जाएंगे, हामिद मीर साहब आ जाएंगे, काशिफ बासी साहब आ जाएंगे, फिर 10 बजे शाहजेब साहब आ जाएंगे, वो कहने लगे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो पूरा मुल्क इसी पे फंसा रहता है। सियासतदानों की भी तो कोई फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, तो बात तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, आप कोई ओपिनियन लेके आवाम तक पहुंचाते हैं। आप तो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, आप तो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी का इदारे खत्म हो जाए। जितनी अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान के सियासतदान की दुनिया में नहीं है, हर रोज मैंने गिना है 100 से ज्यादा प्रोग्राम है, 100 और सब सियासत की बात करते हैं, कोई काम की बात आपने आज सर देखिए ऑनेस्टली ये बिल्कुल एक जाती ओपिनियन भी है और हमारा एक कलेक्टिव ओपिनियन भी है कि जब आपकी हम बात करते हैं ज़ीरक सियासतदान के तौर पे आपसे बात करें, नॉट जिसके आप PMLN को सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं या रीइमेजिन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोग कोशिश करें, एक अच्छा ओपिनियन आता है, हम हर किसी को नहीं कहते, हर किसी को हम हर किसी को नहीं कहते। आज आपके प्रोग्राम देखना पड़ेगा, सबको ये कहते हो। नहीं सर आप देखें, इस तरह हमारा एक व्यूअर में इजाफा हो जाएगा। जी आपकी मेहरबानी है, लेकिन बात ये है कि ये 100 प्रोग्राम जब शक शुबा पैदा करेंगे हर चीज के बारे में, तो फिर क्या होगा? हर आदमी इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, बात पैदा कर दिए ना, अब आवाम किधर जाए, क्या करे, क्या कुछ हो रहा है? आप देखिए सर, मुझे ये बता दें कि आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो कौन सा निजाम लेकर आएंगे, कौन से आइन कौन से कानून के तहत मुल्क चलेगा? कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, होता नहीं है। मैं हैरान हूं कि ये डिबेट क्यों होती है। अच्छा क्योंकि आपको तो हर रोज कहना चाहिए ये आइन है, ये कानून है, इलेक्शन होगा। सर मैं तो फिर ये सवाल करता हूँ, सर डेट दे दें, कल सिराजुल हक साहब ने कहा 14 अगस्त को इलेक्शन की एक मौजूद तारीख है, आपकी नज़र में इलेक्शन की क्या तारीख बनती है? मंथ बता दें, तारीख बता दें। मेरे ख्याल 13 या 15 या 17 अगस्त को ये वफाकी हुकूमत की तारीख खत्म होती है, उसके 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर एक दिन पहले डिसॉल्व कर दिया तो 90 दिन में होंगे, ठीक है। अगर आखिरी दिन तक गए तो 60 दिन में होंगे, तो अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। मैं पेशन गोई भी कर देता हूँ। क्या बात है, आपको पेशन गोई की जरूरत रहती है, फिर आप अक्टूबर में आप पूछेंगे कि आपने कहा था 31 मई को इलेक्शन होंगे, वो नहीं हुए। आप कहेंगे देखिए मैंने आपसे कहा था एक दिन पहले तहरीर, तो 90 दिन में होंगे, तो एक मंथ ऊपर कर दो। तो पेशन गोई ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आइन और कानून के तहत अक्टूबर में इलेक्शन होने। ठीक है सर, इंशाल्लाह सर, हम भी ये दुआ करते हैं कि इलेक्शंस हों ताकि माहौल बेहतर हो। सर दुआ ना करें, दवा भी करें। वो हमने नहीं करी, वो आपने करनी है सर, वो आपने करनी है। दुआ तो हम सारे करते हैं, क्योंकि सर मुज़ाकरात पे आप लोगों ने लेकर जाना है सब पार्टियों को, जिस पे आप लोग तैयार नहीं है। नहीं, मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं? बात तो ये है ना जिस पे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, इमरान खान साहब जब भी टेबल पे आए बदनीयती से आए हैं, अभी भी आएंगे, बदनीयती से आएंगे। भाई पहले मकसद बता देना क्या आपने हल करना है। ठीक है, मुज़ाकरात होने चाहिए थे जब ये हुकूमत बनी है कि हमने मुल्क कैसे चलाना है। जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे इलेक्शन चोरी करवा के, फिर 9 अप्रैल 2022 से पहले भी मुज़ाकरात हो सकते थे, उसके बाद असेंबली में बैठते मुज़ाकरात हो सकते थे, 9 मई से पहले भी मुज़ाकरात हो सकते थे। यही बात है कि बहुत सारे हो सकते हैं, मकसद होना चाहिए। ठीक है, मकसद होना चाहिए। मुज़ाकरात आज की जरूरत इस बात की है कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। एब्सोल्युटली डिबेट ये होनी चाहिए, मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। आज ये किसी के बस की बात, ये सलाहियत निजाम में नहीं रही, और ये सब मिलकर इस निजाम को बदलेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। मईशत की बात करते हैं। हुकूमत मुल्क की तारीख के एक मुश्किल तरीन बजट की तैयारी कर रही है और बेशुमार इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने एक अवाम दोस्त बजट पेश करने का अज़्म जाहिर किया है। कर पाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौशी इशारे हुकूमती इरादों के साथ नजर नहीं आ रहे। IMF प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात मुसलसल कम हो रहे हैं, चूंकि दावा करती है हुकूमत, लेकिन उस दावे के बरक्स हमें काम होते नजर आते हैं। इस हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, होता नजर नहीं आता है मुआहिदा। और महंगाई की बात करें, 59 साल की बुलंद तरीन सतह 36% की शरह अबूर कर चुकी है। मुल्क की कर्जा 73 खरब रुपए से तजावुज कर गया है, जबकि रवा माह तरसलात ज़र 13% कमी के साथ 22.7 अरब डॉलर तक गिर चुकी हैं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में भी 23% कमी आई है। ये जो मौशी सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ माहिर मईशत मुज़म्मिल असलम साहब, PTI के स्पोक्स पर्सन भी ऑन फाइनेंस। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। सर PTI ही के साथ हैं, खान साहब को सब छोड़ गए हैं। मैंने कहा पहला सवाल यही कर लूं कि आप खान साहब के साथ ही हैं, पार्टी के साथ ही हैं?
देखिए, मैं तो जी पार्टी का स्पोक्स पर्सन मईशत का हूँ और अभी भी उसी की हैसियत से बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक है। अब सर इस पर आते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और जो हुकूमत की कोशिश है, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इसमें एक रोल प्ले करने की कोशिश की है कि उन्होंने IMF से खुद कांटेक्ट किया और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब होती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, कोशिश तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है, आपको याद होगा कि IMF पाकिस्तान भी नहीं आ रहा था और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फ़ोन किया था तो फरवरी की पहली से 9 फरवरी को वो आए। तो वज़ीर आज़म इससे पहले एक दफ़ा कोशिश कर चुके हुए हैं, ये दूसरी कोशिश थी। अब इस कोशिश के नतीजे में बहुत अच्छी बात है, हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने IMF चीफ से बात की, फिर पाकिस्तान के जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे नेथन पोर्टर, उसने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसने ये कहा कि अभी भी ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का अलाइव है, लेकिन पाकिस्तान को चंद चीजें जो है वो पूरी करनी होगी। अगर वो कर देते हैं तो 30 जून से पहले हम 9th रिव्यू, जिसे नवा जायजा कहते हैं, उसको हम मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि 30 जून को तो प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है और नवा जायजा अगर हो भी जाता है तो 10वां और 11वां जायजा का क्या होगा? क्या प्रोग्राम एक्सटेंड होगा? ये एक पहला सवाल है। फिर दूसरी बात ये कि जो शराइत दी है, वो शराइत क्या हुकूमत इस काबिल है इस वक्त कि वो पूरी कर सके? अब वो शराइत बड़ी सख्त है। एक तो ये कि IMF ने कह दिया कि जो हमने आपको फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से आप जो है बजट तैयार करें। और अगर उस फ्रेमवर्क के हिसाब से बजट तैयार करते हैं तो हुकूमत, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, हुकूमत का इलेक्शन में जाना और मजीद जिसे कहते हैं कि सख्त हो जाएगा उसके लिए। और अभी आपने जो एक वर्ड यूज किया था, अवाम दोस्त बजट बनाने का जो इरादा रखते हैं, तो वो फिर वो अवाम दोस्त नहीं रहेगा, अवाम की चीखें निकालेगा वो बजट, क्योंकि मजीद टैक्सेस लगेंगे। मुज़म्मिल साहब, किस बात पे फिर यकीन करें? क्या अवाम दोस्त बजट है या फिर IMF दोस्त बजट एक तरह से ये पेश किया जाएगा? क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर उनके लिहाज से, उनके शराइत के लिहाज से बजट ना पेश किया गया तो जाहिर है डील होती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर अवाम उम्मीद करके बैठी हुई है कि अवाम दोस्त बजट होगा। देखिए, मेरा तो इसमें बिलीफ थोड़ा सा और ही अलग है कि IMF और नो IMF, हुकूमत के पास पोजीशन ही नहीं है अवाम को बजट देने की। बिल्कुल दुरुस्त बात। क्योंकि एक तो हमारी जो सूद की अदायगी है वो इतनी बढ़ चुकी हुई है कि हुकूमत के पास टैक्सेस में फिर कुछ बचता ही नहीं है, और जब टैक्सेस में कुछ नहीं बचेगा तो फिर बाकी हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज के भी इस वक्त माहौल साजगार नहीं है, चाहे आलमी हो चाहे मकामी हो। इस वक्त जो शरह सूद 22% 21% चल रही है, हुकूमत अगर उस पर कर्ज लेके हुकूमत चलाती है तो वो तो बहुत ही बड़ा जुल्म हो जाएगा अवाम पे भी और आने वाली इसमें मुज़म्मिल साहब जो हुकूमत अब बिल्कुल बजट में सरेंडर कर चुकी है, यही नजर आ रहा है उनकी बातों से कि बस IMF के साथ अलाइन होकर ही बजट लेकर आना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। देखिए, अगर इस ऑप्शन को अवेल नहीं किया और आपने मर्जी की अपनी, तो फिर जुलाई के बाद क्या होगा? IMF तो बिल्कुल ही आपको जो है घास नहीं डालेगा। और दूसरी बात ये कि IMF ने जो अभी जो प्रेस रिलीज की बात हो रही थी, उसमें जो दूसरी बात की है कि अगर मुल्क जो है सियासी तौर पे अपने मामलात और जो कानून और आइन के मुताबिक चलेगा तो भी जो है वो उन्होंने एक शर्त रख दी है। तो फर्ज करें कि अगर एक तरीके से लाकानूनियत चल रही हो, जैसे भी आपने मेरे से भी सवाल कर लिया कि आप PTI में हैं कि नहीं है, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट है कि हर एक का, बिल्कुल राइट तो ये हाँ ठीक है ना, ये जो चीजें आएंगी आगे। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि उन्होंने इलेक्शन की तरफ बात की है कि वो ये चाहते हैं, मेरा अपना ख्याल ये कि अगर जुलाई के बाद पाकिस्तान को प्रोग्राम चाहिए होगा तो उसके लिए सियासी इस्तेकाम और एक मैंडेटेड 5 साल की हुकूमत चाहिए होगी। अगर वो हुकूमत नहीं होगी 5 साल की तो पाकिस्तान को नया प्रोग्राम साइन करने में दिक्कत होगी। अच्छा, ये नया प्रोग्राम भी जो है ये आम प्रोग्राम नहीं होगा, ये मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान की कर्ज की, जैसे भी हमारी एक बात भी हुई आप लोगों के साथ, कि कर्ज की अदायगी जो है पाकिस्तान की तमाम लग्जरीज छीन चुका है, तो पाकिस्तान इस वक्त अपना कर्ज अदा करने की सही तरह पोजीशन में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को शायद अपना 24वां प्रोग्राम तारीख का डेट रिस्ट्रक्चरिंग से लिंक न लेना पड़ जाए। और जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग से लिंक अगर आप प्रोग्राम लेते हैं तो वो बड़ा
पेनफुल प्रोग्राम होता है। क्या क्या जैसे हमने कि मिसाल के तौर हम मिसाल ही मांगना चाह रहा था आपसे, प्लीज। जी, मिसाल में आपको एक आम ये दे देता हूँ कि एक आम सर्जरी और एक कैंसर की इलाज में कितना फर्क होता है। कैंसर में आपको सिर्फ एहतियात नहीं जरूरी होती, कीमोथेरेपीज होती हैं, फिर आपकी सर्जरीज भी होती हैं, बड़ा एक सख्त होता है, और आपसे डॉक्टर बाउंड भी साइन कराता है कि अगर कोई आपको हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, इसमें बड़े जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट किस्म के आपको रिफॉर्म्स करने होते हैं, और तब जाके जो है आप उसको मुकम्मल, जो आपको कर्ज दिया होता है जिन्होंने, वो आपसे एग्री करते हैं कि ठीक है अब ये कर्ज आप हमें अगले साल की जगह इतने साल बाद दे दीजिएगा। तो वो अभी श्रीलंका उससे गुजरा है, और लेकिन उसकी अच्छी बात ये है, अच्छी खबर ये है कि उससे कि वो जो पीरियड पेनफुल जरूर होता है, लेकिन फिर उसके बाद रिलीफ आते हैं। जैसे श्रीलंका की करेंसी 390-400 रुपए तक चली गई थी, आज वो 305-310 रुपए के अंदर आ गई है। और तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आपकी जब चीजें बैलेंस करती है, जैसे कैंसर का अगर इलाज किसी का हो जाए और वो जब उसका इलाज हो रहा होता है तो आप देखते हैं उसके बाल गिर रहे होते हैं, बेचारे की शक्ल, उसका जो है रंग सड़ रहा होता है, लेकिन अल्लाह अगर उसको जब शिफा देते हैं तो वो फिर उसके बाल भी आ जाते हैं, उसकी खूबसूरती भी वैसे आ जाती है, चेहरे की रोशनी। तो ये भी जब आप अगर रिस्ट्रक्चरिंग से निकलेंगे तो आप नॉर्मलाइज जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला उसके रिस्ट्रक्चरिंग के 12 महीने में। और अगर आप नहीं करते और आप इलेक्शन और ये और वो और इस चक्कर में रहते हैं तो फिर आप लंबे फंसेंगे, कई सालों तक जो है आपकी जो है मईशत बहाल नहीं हो सकेगी। मुज़म्मिल साहब, अभी इस वक्त डिफॉल्ट का कितना खदशा है? क्योंकि इसाक डार साहब कहते हैं कि अगर IMF की डील नहीं भी होती तो उसके बावजूद पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। ये किस हद तक बात ठीक है? वाकई हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे? और जरा मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, डिफॉल्ट का मतलब भी आप समझा दें, क्योंकि डिफॉल्ट की बात जब हर किसी से की जाए तो वो उसको एक डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है। आप डिफॉल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, अब कल आपने खबर सुनी होगी PIA का जहाज मलेशिया में रोक लिया पेमेंट नहीं देने की वजह से। तो मेरी नजर में तो ये बाजी नजर में पाकिस्तान एक डिफॉल्ट हो गया हुआ है कि आप अपनी पेमेंटें अदा नहीं कर रहे वक्त पर, और आपका किसी मुल्क में जहाज रोक लिया, ठीक है। अब इसहाक डार साहब की डिफॉल्ट की डेफिनेशन उन्होंने बिल्कुल चुन्नी सी करके जो है बार बार आके कहते हैं कि दुनिया हैरान है। अरे दुनिया क्या हैरान है? आपने किया है सिर्फ एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $8.5 अरब का जो है ना कमी आई है पिछले साल PTI के मुकाबले। $8.5 अरब। उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई हुई है कि पाकिस्तान ने जो बॉन्ड की मद में कर्ज लिया हुआ है, अगर उसकी पेमेंट करते तो आप डिफॉल्ट नहीं होंगे। तो भाई अगर आपने चीन से जो रोल ओवर मांगते हैं, बार बार सऊदी अरब से रोल ओवर मांगते हैं, और जो वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, अगर आप हमने आपका लोन वापस करना है तो आप हमें नया कर्ज दे दें ताकि हम उससे आपको कर्ज वापस कर दें। अगर वो आपको नया कर्ज नहीं दे रहे तब भी आपकी पोजीशन खराब है। और डिफॉल्ट की डेफिनेशन के लिए दो चीजें काफी है। नंबर 1, आपकी रेटिंग एजेंसीज ने आपको रेटिंग क्या दी है, वो आपकी बदतरीन रेटिंग है, डिफॉल्ट रेटिंग है। और दूसरा, आपका जो बॉन्ड है जिसकी बात करेंगे हम, डिफॉल्ट नहीं हो रहे, अगर आप डिफॉल्ट नहीं हो रहे तो लोग आधी कीमत पे बेचने के लिए क्यों तैयार हो गए उसको? और चूंकि आप बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि वो बॉन्ड का जिक्र करते हैं, तो वो जब सहाफी भी सवाल करते हैं इसहाक डार साहब से, वो गुस्से में जवाब देते हैं, कहते हैं कि हमने सारी इंटरनेशनल पेमेंट्स की हुई हैं। वो जो इंटरनेशनल पेमेंट्स की बात करेंगे टाइम पे हम कर रहे हैं, वो ये बॉन्ड की बात तो नहीं है ना? फिर नहीं, उन्होंने बॉन्ड की ही बात की है, बाकी इंटरनेशनल पेमेंट में तो बाकी में तो रोल ओवर मांग रहे हैं। और देखिए बात ये है, अगले साल हमने $25 अरब देने हैं, आपके जखीरे में $4 अरब पड़े हुए हैं। आप मुझे बता दें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? कौन सी गिद्दड़, ये कौन सी मईशत ऐसी चल रही है, कौन सा और इसमें एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस हुआ था मुजम्मिल साहब कि रशिया से ऑयल आएगा और पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो जाएंगी। कहा यह गया कि 100 रुपये फी लीटर सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। लोगों ने बड़ी उम्मीदें बांध ली थी। ये वाकई क्या ऐसा था? ये आप इससे एग्री करते हैं कि रशियन ऑयल आना और इसका मार्केट पे ऐसा इम्पैक्ट? क्योंकि अब तो मुसद्दक मलिक साहब कहते हैं कि नहीं जी, ये बहुत थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, इसका कोई इस तरह का इम्पैक्ट ही नहीं होगा। देखिए, हमारी ना महीने की 2 अरब लीटर की इस्तेमाल है पेट्रोल का और डीजल का, और जो रशिया से आया है वो 1 लाख बैरल आया है, यानी कि 2 अरब लीटर की हमारी वो है, यानी कि हमारी इस्तेमाल का 1% भी नहीं आया। ठीक है, तो अगर वो रशिया से मुफ्त में, अगर रशिया से मुफ्त में भी आ जाए ना, आप सस्ता छोड़े मुफ्त में भी आ जाए ना, तो बाकी आपको जो है 99% खरीदना है मार्केट से, तो रेट कैसे सस्ता होगा? तो ये मैं यही तो बोलता हूँ कि नून लीग को जो है ना, आवाम को कम्युनिकेट करना नहीं आता।
ये अजीब अजीब तरीके से 5 महीने से मुसद्दिक मलिक जो खुशखबरी सुना रहे थे और अब उनको भी पता लगा कि वो ये तो मैंने तो इस सारे सूरत हाल में मुज़म्मिल साहब लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक एज एन ऑप्टिमिस्ट आप कोई सजेशन अगर देना चाहें कि ये मुश्किल हालात में अगर ये एक काम कर ले जाए तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है, व्हाट इज दैट वन थिंग, व्हाट्स सजेशन? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी काम करने के लिए खुद एतमादी की जरूरत होती है, वरना काम ही नहीं हो सकता ना अगर जब तक आप में खुद एतमादी ना हो। तो खुद एतमादी पैदा करें और खुद एतमादी 20 और पाकिस्तान में बहुत मायूसी है, आपके सामने बातें, ठीक है ना। अब पाकिस्तानी भी जो है कतरा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करने से, रेमिटेंसेस उस तरह भेजने से। खुद एतमादी पैदा होगी तो खुद ब खुद ये हल हमारे अंदर ही है, हल बाहर नहीं है। इलाज हमें खुद ही करना है, अपने सिस्टम्स को बेहतर करना है। उसके लिए खुद एतमादी के लिए पहला स्टेप ये है कि मुल्क में एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू करें, जिसे CBMs कहते हैं। उसके लिए इलेक्शंस की जो अब तारीख आ रही है उसकी बात करें और अज़म जाहिर करें कि अब हम जो है ये इलेक्शन और उसके चक्कर में मईशत को तबाह नहीं करेंगे। हम जो मेरिट पे फैसला करेंगे, जिसमें सख्त फैसले भी होंगे तो वो हम लेंगे, लेकिन उस सख्त फैसले के साथ आप कहें कि इसकी मरहम ये होगी, हम इसकी इस तरह मरहम। बिल्कुल तो ठीक है, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और उसके बाद मुश्किल फैसले आप करें भी, लेकिन पाकिस्तान को सबसे आगे रखे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक के जानिब, रहिए हमारे साथ। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले और CEO जेफ एलर्डिस इस वक्त दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो अहम मसाइल पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी और दीगर ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। इनमें भारत की जानिब से पाकिस्तान ने एशिया कप खेलने से इनकार के बाद अक्टूबर नवंबर में इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत पर शुबहात और ICC का जो नया फाइनेंशियल मॉडल है वो शामिल है, जिसके तहत भारत को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुनाफे में सालाना तकरीबन 40% हिस्सा मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त लेजेंड क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब मौजूद हैं। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आमिर, ICC चेयरमैन और CEO यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ये दौरा मौजूदा तनाज़ुर में कितना अहम है जब हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो सीरीज पे देख रहे हैं कि डेडलॉक हो रहा है? एक पे तो ज़ाहिर है, दूसरे का ज़ाहिर इम्पैक्ट आएगा दूसरे पर भी उसका। देखिए, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हमें एक चीज का इतराक होना चाहिए कि इंडिया ने इसको पॉलिटिकल मसला बनाया हुआ। ट्रू। और उसमें यह है कि ICC ने काफी दफा इंटरवीन करने की कोशिश की है, लेकिन विदाउट एनी लक। लेकिन अगर आप सियाको सबाक में बात करें तो आपको ये चीज जो है माननी पड़ेगी कि हाइंडसाइट इज अ गुड थिंग, कि जब हालात जो गुजर जाते हैं उसके बाद आपको इतराक होता है कि क्या होना चाहिए था। आपको याद होगा कि 2014 में जब मोदी की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त बिग 3 का बड़ा मसला चल रहा था और पाकिस्तान में मेनली लोग उसको अपोज कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनका साथ दिया। हमें उस वक्त जो है अगर इस चीज का इदराक होता कि ये पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ इंडिया ने, तो अगर हम लोग अपने काउंटर पार्ट को ये कहते हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो भी करता जाता है कि देखें आप जाके पॉलिटिकल आपकी ये इशू है, आप अपनी गवर्नमेंट से बात करें, आप अपने प्राइम मिनिस्टर से एश्योरेंस लीजिएगा कि वो पाकिस्तान का टूर करेगा या बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो हम आपका साथ देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, एश्योरेंसेस नहीं ली गई, जिसकी वजह से जो है वो मसला अभी तक लटका हुआ है। क्या ये अच्छा होता कि अगर उस वक्त हम लोगों ने अच्छे तरीके से बिग 3 वाला वो जो मसला था हैंडल किया होता, तो आज वही क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, तो वो इंडियन काउंटर पार्ट को कह सकते थे कि भी आपने हमें ये एश्योरेंसेस दी थी, आप उनको फुलफिल करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं हुआ। लेकिन हैविंग सेड दैट, यू लिव एंड लर्न। आप आइंदा से जब भी आप ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे तो आप सोच समझ के बात करेंगे, और आपको इदराक होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल इशू बनाया हुआ है इंडिया ने और इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना है। क्रिकेट बोर्ड मेरा ख्याल है उसमें थोड़े से जो हैं वो स्ट्रगल ही करेंगे। आमिर भाई, मसला अभी सॉल्व अगर नहीं होता, क्योंकि इनकार तो इंडिया की तरफ से आ चुका है कि नहीं आएंगे भाई, नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा इससे, या हमारे पास अभी भी कोई रास्ते हैं कि हम कोई और स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर सकते हैं?
देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है वो सारे जो है पत्ते नहीं खेलने चाहिए थे। जब आपने ये कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो कहीं और खेल ले, आप यही फर्म रहते कि पाकिस्तान में होगा एशिया कप और उसके बाद दूसरे आपको ऑप्शंस देते, तब आपने मल ओवर करनी थी चीजें। लेकिन चूंकि आपने कार्ड जो है वो सारे फेंक दिए, तो इंडिया जरा और वो जिसको कहते हैं नखरे करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा जो एशिया कप का होना है वो इट्स हैंगिंग इन द बैलेंस। इसको सही तरीके से किया जा सकता था, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें आपके मुल्क के हालात भी इस तरह के हैं कि क्रिकेट भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन ये पिछले दिनों जो ट्रांसपायर हुआ उसकी वजह से काफी रिलक्टेंसी आई हुई है पाकिस्तान आने के ऊपर। सो आई थिंक काफी चीजें जो हैं इसमें जो है वो एम्पलीफाई हो रही हैं, जिसकी वजह से एशिया कप जो है वो थोड़ा सा खतरे में है। और जहां तक पाकिस्तान के रिएक्शन की बात है, देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल मसला है, इंडिया ने इसको पॉलिटिकल मसला बनाया हुआ है, और जिस तरह पाकिस्तान अब इन हालात से गुजर रहा है, आप जो है अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी उसको जो है रिविजिट कर रहे हैं, तो उसमें अपना मशवरा अभी देना जो है वो थोड़ी से मेरा ख्याल है फार-फेच्ड होगा। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन कि क्या करना और क्या नहीं करना व्हेन इट कम्स टू the World Cup which is going to be played in India. Of course पॉलिटिकल इशू तो है, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि थोड़ा मिस हैंडल हुआ है, सारे पत्ते नहीं रखने चाहिए थे, तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप कंपैरिजन कीजिएगा रमीज़ राजा साहब को नजम सेठी साहब से। जिस तरह का नजम सेठी साहब ने बयानात दिए, जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया, इस मामले को सामने रखते हुए अगर मैं कहूँ कंपेयर करने, तो व्हाट्स दैट कंपैरिजन? देखिए, मैं कंपैरिजन तो कोई ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि ये डेस्परेशन थी। डेस्परेशन थी, डेस्परेशन की वजह से आपने बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा बोला, कम सुना, जिसकी वजह से जो है वो चीजें जो है हाथ से निकली। लेकिन यह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर आप नजम सेठी साहब की बात करते हैं, इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो जब ये पॉलिटिकल इशू था, हैविंग बीन द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, उनको ये इदराक होना चाहिए था दिस इज अ पॉलिटिकल इशू। उस वक्त मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, तो वो अगर आप इंडिया को बैक कर रहे थे तो आपको अश्योरेंसेस लेनी चाहिए थी। अगर उस वक्त अश्योरेंसेस लिए होते तो आज आप आराम से कह सकते थे कि भाई हमने आपको उस वक्त ये फेवर किया, अब वी नीड यू टू रिटर्न द फेवर। उसमें आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको 97 में याद होगा साउथ अफ्रीका में जब हमारे कुछ प्लेयर्स को मग किया गया जोहान्सबर्ग में, तो उस वक्त काफी ज्यादा प्लेयर्स जो थे वो वापस आना चाह रहे थे। क्रिकेट बोर्ड जो था उसके खिलाफ था। मेरी उस वक्त के जो थे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के इंचार्ज डॉक्टर अली बाकर साहब, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यार 2 बंदों की वजह से टीम वापस नहीं जानी चाहिए, हमारा बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने उन्हें ये कहा था, और उन्होंने मुझे ये कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ फेवर। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेक श्योर कि पाकिस्तान की टीम वापस ना जाए, हम अपनी जो है ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे। 2003 में साउथ अफ्रीका नहीं आ रही थी पाकिस्तान आफ्टर द बांग्लादेश टूर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई किया, तो मैंने उस वक्त चेयरमैन साहब को कहा कि लेट मी स्पीक टू समबडी। मैंने उस वक्त डॉक्टर अली बाकर साहब को फोन किया। जैसे मैंने फोन किया उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मुझे पता है तुमने कॉल क्यों किया है, तो आई विल मेक श्योर कि जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं करूंगा। और उनका एक दिन में फोन आया कि भाई आप जाके एम्बेसडर से मिल लो, उनके पास वो सजेशन है, टूर इज ऑन। तो आपने जो भी चीजें करनी होती है वो फ्यूचर को सामने रख के करनी एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब है जो अभी हमने भी कहा, ये जो बयानात दिए गए कि अगर इंडिया नहीं आता तो हम नहीं जाएंगे, फ्यूचर को देखते हुए हम ये एक जुमला जरा अदा कर रहे हैं, ये प्रेशर सही बिल्ड कर पा रहे हैं? ये है, देखें ये प्रेशर बिल्ड, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूं कि चूंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि आपके मुल्क के हालात चेंज हो रहे हैं, काफी ज्यादा मुश्किल में है हम लोग, आपकी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, वो सारी जो है वो रिविजिट हो रही है। उसमें बगैर गवर्नमेंट का मशवरा लिए आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए इस वक्त। सिंस इट्स अ पॉलिटिकल इशू, लेट द पॉलिटिशियन हैंडल इट। लेट द पॉलिटिशियन टू हैंडल दिस। जी, बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब, साथ मौजूद थे, हमसे कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक़ की अगर हम बात करें और सूरत हाल देखें, हम सब जानते हैं कितनी परेशान कुन सूरत हाल है। बच्चों की जब बात हो, बड़ी तादाद ऐसी है मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादतियों का शिकार है। चाइल्ड लेबर, तालीम से महरूमी,
जिनसी ज्यादती, ये वो मसाइल हैं जो बिल्कुल सरे फहरिस्त हैं। एक सर्वे हुआ, उसके मुताबिक मुल्क में इस वक्त 3 मिलियन से जायद बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर में हैं। 22.5 मिलियन से जायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 4000 से ज़ायद ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की नई चेयरपर्सन आयशा रज़ा फारूक साहिबा। उनको ज्वाइन किया, उन्होंने वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, जानना चाहेंगे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसका मैंडेट क्या होता है? जी थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। ये जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बनी है, ये नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 2017 का एक एक्ट था। उसके तहत इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और पहला कमीशन जो है वो 2020 बना था, और 3 साल पहले कमीशन ने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। और अब जो नया कमीशन है जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, वो अभी 1 महीने पहले अपॉइंट हुआ है। सो वी हैव जस्ट रिसेंटली टेकन चार्ज। हमारा मैंडेट काफ़ी वसी है, जिसमें हमने बच्चों के हकूक़ को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसको फुलफ़िल करना है। और ये रोल पूरा करते हुए हमें इजाज़त है कि हम जो कानून हैं हमारे मुल्क में फ़ेडरल लेवल पे, सूबाई लेवल पे, उन सब को स्टडी करें, उनमें हम आहंगी लेकर आएँ टू मेक श्योर कि ये जो हमारे कवानीन हैं चाइल्ड राइट्स रिलेटेड, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो UN की है, उसके साथ इन सिंक हो, उसका रिस्पेक्ट करें, उसको फुलफ़िल करें। ठीक है। और हमारा और इम्पॉर्टेंट मैंडेट है कि कहीं भी अगर मुल्क में चाइल्ड राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उस पर हमें इंक्वायरी करनी है। वी हैव पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। जी, हम लोगों को आयशा साहब, हम यहाँ पे क्योंकि आप चाइल्ड राइट्स की भी बात करिए, हम डिफरेंट इशूज़ पे भी आप काम कर रही हैं, जाहिर है, लेकिन अगर हम सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहें कुछ मेन इश्यूज, बच्चों के सबसे अहम इश्यूज इस वक्त क्या हैं? देखिए, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स टू दिस। एक तो है बच्चों को राइट्स दिलवाना, फुलफिल करना, जिसमें उनकी एजुकेशन आ जाती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको गारंटी करता है। फिर हेल्थ आ जाती है कि आप उनको एक अच्छी हेल्दी लाइफ, राइट टू लाइफ, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फिर उसके साथ उसकी दूसरी साइड है तहफ़्फ़ुज़ देना। वहाँ पे जो आपके स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड लेबर है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, वायलेंस है, जो घर में कम उम्र बच्चे एम्प्लॉयड होते हैं। तो अभी हमारा सबसे आई थिंक ज़रूरी हमारा काम, हमारी तवज्जो है प्रोटेक्शन की साइड पे, कि जहाँ जहाँ पे बच्चे जो स्ट्रीट पे हैं उनको स्ट्रीट से उठाया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। जहाँ पे अबैंडन्ड या मिस चिल्ड्रन हैं उनको उनके पेरेंट्स तक पहुँचाया जाए। जहाँ पे उनसे तशद्दुद हो रहा है, जिनसी तशद्दुद हो रहा है या वैसे वायलेंस का वो शिकार हैं, तो उसकी हम बर वक्त तवज्जो जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, पुलिस हो गई, जुडिशरी हो गई, उनके साथ हम मिलकर उनका ताउन हासिल करें और अपने बच्चों को वो तहफ़्फ़ुज़ दें। सो आई थिंक द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस वक्त जहाँ पे बहुत ज़रूरत है काम करने की, बिकॉज़ बहुत ही तशवीशनाक फिगर्स हैं अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठाकर देखें कि किस तशद्दुद हमारे बच्चों पे जो किया जा रहा है, इसकी आगाही देना भी ज़रूरी है। सो आई एम ग्लैड हम TV ने ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज डिस्कस आप लोग कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये मैसेज पहुंचाएं कि जहां भी बच्चों के साथ तशद्दुद हो रहा है उसको रिपोर्ट किया जाए, उस पर बर वक्त कानून जो है वो अमल में आना चाहिए। और जो कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, फिर इसी तरह सूबाई लेवल्स के ऊपर हर सूबे में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरोज़ हैं या चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं, जिनके साथ हमें मिलकर लिंकेजेस करनी है, पार्टनरशिप करनी है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई लेवल पे ही होगा, गली मोहल्ले पे, लोकल लेवल पे होगा। हम उसकी आगाही कर सकते हैं, नोटिस ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन काम जो है वो पुलिस ने सूबों में करना है एंड सो फोर्थ। सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो फेडरल लेवल पे काम सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के ना करें, बट वी शुड बी सीन, बी प्रेजेंट, वी शुड गो आउट टू द प्रोविंसेस और वहाँ बैठकर हम अपने काम को एक्सपैंड करें और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस मैसेज को फैलाएं। एक मामला और हम देखते हैं, जैसे गुजरांवाला, हाफिज़, मुल्तान, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ से हम देखते हैं कि बच्चे वहाँ से दूसरे शहरों में जाते हैं, पेरेंट्स भेज देते हैं, वो रखवाते हैं उनको, वो काम करते हैं। ये वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं पिछले कई सालों से। इस हवाले से आपका इदारा क्या कर रहा है? इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हुई हैं और हमारा जो पिछला कमीशन था उसने काफ़ी पॉलिसी ब्रीफ्स भी बनाई हैं। और यकीनी तौर पे अगर आप देखें तो जहाँ पे हमारा पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है, वो एक बड़ा रीज़न दिया जाता है कि बच्चों को कम उम्री में काम करने भेज दिया जाता है, या
बच्चियों की कम उम्री में शादी कर दी जाती है क्योंकि वालिदैन फील करते हैं कि देयर बी वन माउथ लेस टू फीड। तो इसमें ज़रूरी है कि आप एजुकेशन की तरफ ध्यान करें। बहुत से मसले आपके मुल्क में सॉल्व हो जाएंगे अगर आप अपनी बच्चियों को और बच्चों को तालीम दें, हुनर दें, ताकि वो एक अच्छे माहौल में काम कर सकें, दे कैन बी प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। फिर वो स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले इश्यूज़ भी आपके सॉल्व होंगे, चाइल्ड लेबर वाले इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे। बच्चे आपके जब गली मोहल्लों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्कूलों में होंगे, हुनर हासिल करेंगे, यू एम्पावर देम लाइक दिस, तो उनके साथ जो ज़्यादती और जो वल्नरेबिलिटी का शिकार होते हैं जब माँ बाप कहीं और मसरूफ़ होते हैं या काम पे गए होते हैं, तो ये बच्चे गली मोहल्लों में वल्नरेबल होते हैं। तशद्दुद की ज़्यादातर आपको वाक़यात जो है इस तरह नज़र आते हैं। तो सो वी वांट टू फोकस ऑन एजुकेशन ऑल्सो, ताकि हम इस साइड पे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से दे सकें, ना कि ज़्यादती हो और फिर हम हरकत में आएँ। हम उससे पहले उनकी तरफ तवज्जो दें और पेरेंट्स को भी आगाही दें कि वो बच्चों को किस रिस्क में डाल रहे हैं और क्या थ्रेट्स हैं आउट देयर जिन लोगों को वो ट्रस्ट करते हैं। बहुत सा रिसर्च डेटा अब शो करता है कि उन्हीं से बच्चों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम इदारों की जिम्मेदारी की तो बात कर रहे हैं, आपका इदारा भी काम कर रहा है और बाकी और भी हम देख रहे होते हैं कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम हो रहे होते हैं। ये खुद हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम किस तरह से बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो आपको जहाँ पे बच्चों पे तशद्दुद होता नज़र आए या कम उम्र में बच्चा कहीं पे आपको नज़र आए कि उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, चाइल्ड लेबर नज़र आए, तो आप गुजारिश होगी तमाम ऑडियंस को जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं कि फेडरल लेवल पे भी हेल्पलाइंस बनी हुई हैं, सूबाई लेवल्स पे भी बनी हुई हैं कि आप इसको रिपोर्ट करें। हम भी जो नया कमीशन आया है, हम एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे हमारी वेबसाइट के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू आप कॉल करके आप जहाँ पे ये वायलेशन बच्चों के हकूक़ के अगेंस्ट हो रही है उसको आप रिपोर्ट करें ताकि हम उसके ऊपर अमल कर सकें। दूसरा, हमें कानून साजी पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मिटी हमें चाहिए। कई सूबे हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है और उम्र जो है शादी की वो 18 साल सिंध ने कर दी है। पंजाब और केपी में ऐसे बिल्स जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन अभी हैं। आईसीटी में फेडरल लेवल पे भी एक दफ़ा वो पेश हुआ था असेंबली में। आई थिंक उसमें मज़ीद अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक इसकी एडवोकेसी की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लॉज होएंगे तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होएगी। और बहुत ये तनकीद होती है कि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग वीक हैं, दैट्स वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक्स। लेकिन आई एम एन ऑप्टिमिस्ट एट हार्ट, आई लाइक टू सी द ग्लास हाफ फुल कि हम लोगों को बहुत अच्छे काम यहाँ हुए हैं और अभी बहुत सा डिस्टेंस हमने कवर करना है। लेकिन अगर इंटेंशंस अच्छी हों, यहाँ पे हमारे बहुत सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर के लोग हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं डिफरेंट सूबों में। और अब जैसे नया कमीशन आया है, हमने पिछले 1 महीने में पॉलिसी की तरफ भी हम काम कर रहे हैं और हम ऐसे स्टेक होल्डर्स को मिल रहे हैं जिनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है इन दिस सेक्टर, कि उन्होंने क्या सीखा, हम उनसे सीखें और उनके साथ मिलकर उनका सपोर्ट हासिल करें। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो गली मोहल्लों के लेवल पे मौजूद हैं, कि वो गवर्नमेंट के साथ आएँ, हमारे साथ बैठें, मुशावरत के साथ हम काम करें। बिकॉज़ ये पार्टनरशिप जो है ये बहुत ज़रूरी है। हमने अपना पैगाम गली मोहल्लों तक लेकर जाना है और वहीं पे बच्चों की जो राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं, उनको हमने पहुंचाना है। अच्छा आयशा साहबा, आप चूँकि पोलियो की फोकल पर्सन भी रह चुकी हैं, जब पोलियो की हम बात करते हैं पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ, 2 मुल्कों से ख़त्म है, वन इज़ पाकिस्तान। कहाँ पे हमने कोताही की और अभी क्या करने की ज़रूरत है? जी यकीनी तौर पे पोलियो में हमने जब काम किया तब मुल्क के हालात पोलियो के हवाले से बहुत बुरे थे और तब भी ये बहुत बड़ा टीम एफर्ट था। सो पॉलिटिकल विल वाज देयर। मियां नवाज शरीफ साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर देन। उन्होंने जिस तरीके से ओवरसाइट प्रोवाइड किया दैट वाज क्रिटिकल और उस वजह से फिर सूबाई लेवल पे सारे चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ सेक्रेटरीज ने मिलकर काम किया। मेरा बहुत फर्म बिलीफ है कि जब आप बच्चों की सेहत की बात करें, जिसमें पोलियो आ जाता है, एजुकेशन की बात करें, राइट्स की बात करें, इन चीज़ों को ए पॉलिटिकल रखना चाहिए। और यही वजह कि पोलियो में तब हमने इतनी मेजर स्ट्राइड्स हासिल की, काम बहुत अच्छे तरीके से हो सका क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का एक मैसेज था कि इसको पॉलिटिक्स से बालातर रखा जाए। हालांकि तब डिफरेंट सूबाई हुकूमतें थीं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सिंध में थी, केपी में थी, पंजाब और सेंटर में सिर्फ PMLN था। तो अभी भी आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इसी हमें
विल से, इंटेंशन से काम करना चाहिए और हम बहुत करीब फिनिश लाइन के पोलियो में आ गए हैं। आई थिंक वो एक फ़ाइनल पुश हमें चाहिए। कोविड ने यकीनी तौर पे आई थिंक कोई सेटबैक हमें दिया था, लेकिन अब लोगों की भी जो है एक बर्दाश्त कुछ कम हो गई है। हमारी टीम्स जो हैं, हमारी फ़ीमेल पोलियो वर्कर्स जो आपको पता है मुल्क के हर दरवाज़े को हर नेशनल ड्राइव में जाके खटखटाती हैं, हर जगह पहुंचती हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, हर जगह पे वो पहुंचती हैं। तो आई थिंक हमें उनको रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कितनी बड़ी एक ये काविश जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, इसमें पूरा दुनिया हमारे साथ मिली हुई है। जिस तरह स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, यू नो, लेट्स इरेडिकेट पोलियो ऑल्सो, और उसमें हम अपने बच्चों को भी इस किस्म की मूजी मर्ज से बचा सकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।